नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षा में, जो कि आज 25वीं कक्षा है, आप सभी का स्वागत है। 23वीं और 24वीं कक्षा के अंदर हमने अपवाह के बारे में विस्तार से पढ़ा। 23वीं कक्षा में हमने अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा और 24वीं कक्षा में हमने अपवाह प्रतिरूप के बारे में विस्तार से चर्चा की। अपवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां क्रमवर्ती होती हैं और अक्रमवर्ती होती हैं, इनका क्या कारण है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की थी हमने। और 24वीं कक्षा में अपवाह प्रतिरूप के अंदर हमने नदियां किस प्रकार के आकार में अपना मार्ग बनाती हुई आगे बढ़ती हैं, वह आकार या स्वरूप प्रतिरूप कहलाता है, उसकी चर्चा की। आज की क्लास में हम नदियों के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों की विस्तार से चर्चा करेंगे। अपर्दन और निक्षेपण, अब ये क्या होते हैं? देखिए, हमारा टॉपिक है आज का, वो है नदी का अपर्दन कार्य। नदी का अपर्दन कार्य, ये हमारा आज का टॉपिक है। अपर्दन का मतलब आप जानते ही हैं कि काट छांट करना। नदी जब किसी धरातल के ऊपर बहती है तो अपने मार्ग में आने वाले चट्टानी स्वरूपों को काटती छाटती घिसती हुई आगे बढ़ती है। और काटना छाटना और उनको आगे ले जाना, परिवहन करने के बाद जब नदी का वेग कम हो जाता है तो उसका जमाव करना, ये सारी प्रक्रियाएं, काटना छाटना, परिवहन करना और जमाव करना, ये सारी प्रक्रियाएं नदी अपर्दन के अंदर आती है। तो देखिए, नदी अपर्दन के कार्यों की चर्चा करते हैं हम। तो नदी अपर्दन एक्चुअली क्यों होता है? क्योंकि नदी का जो धरातल का जो ढाल है उसके आधार पर या नदी के वेग के आधार पर या नदी में अवसादों की मात्रा के आधार पर, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो नदी के अपर्दन कार्य को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। ढाल जितना तेज होगा, धरातल का ढाल जितना तेज होगा, उतनी ही तेज गति से जल की धारा प्रवाहित होगी। ढाल जितना मंद होगा, नदी की धारा उतनी ही धीमी गति से बहेगी। तेज ढाल होने पर लंबवत अपर्दन करेगी नदी, गहराई में घाटी को काटेगी, नदी गहरी होती जाएगी। और यदि ढाल कम हो जाएगा तो नदी किनारों को काटेगी, क्योंकि वेग जो है, ढाल कम होने पर वेग कम हो जाएगा, और जब वेग कम हो जाएगा तो पानी जो है किनारों पर फैल जाएगा, और किनारों पर फैल जाएगा तो पार्श्ववर्ती या क्षैतिज अपर्दन करेगा। आप जल की धारा के वेग को एक घरेलू उदाहरण से समझ सकते हैं। घरेलू उदाहरण, जब हम अपने कमरे के अंदर फर्श के ऊपर पानी फैला देते हैं तो पानी कमरे के फर्श से एकदम से बहकर के बाहर नहीं चला जाता, वो धीरे धीरे ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा। हम पानी गिराएंगे, वो ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा, और फिर धीरे धीरे ढाल का अनुसरण करते हुए पानी कमरे के बाहर चला जाएगा। लेकिन यदि कोई 45 डिग्री के ढाल युक्त धरातल हो, कोई है ना, या कोई दीवार हो 45 डिग्री की, उस पर आप पानी गिराएंगे तो पानी 45 डिग्री की दीवार पर से एकदम से ढल के नीचे पहुंच जाएगा, है ना। ढलुआ ढाल होगा, उस पर ढलक जाएगा पूरा पानी, तुरंत नीचे पहुंच जाएगा, पूरे ढाल पर नहीं फैलेगा पानी। वो जहां पे आप गिरा रहे हैं उसी के साथ सीधी रेखा बनाता हुआ पानी नीचे की ओर चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ढाल का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है नदी के अपर्दन कार्य में।
अब दूसरी बात है वेग। ढाल ज्यादा होगा तो नदी में स्वाभाविक सी बात है वेग ज्यादा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जल जो है नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, नीचे की ओर ताकत लगाएगा, क्योंकि जल का जो आयतन है वो अनिश्चित होता है, आकार निश्चित है, लेकिन आयतन अनिश्चित है। तो जहां उस पर बल कार्य करेगा उधर ही उसी आकार में वो मुड़ता चला जाएगा, उसी आकार में या स्वरूप में वो बदलता चला जाएगा। तो जिधर ढाल होगा आयतन अनिश्चित होने के कारण जल जो है तीव्र गति से बहेगा, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल का प्रमुख योगदान होता है। तो ढाल तेज है तो वेग भी तेज होगा, और जब ढाल ही कम है तो फिर वेग भी कम हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके साथ एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी आप जोड़ सकते हैं। जल का आयतन, जल का आयतन यानी कि जल का आयतन का मतलब है मात्रा, कितनी मात्रा में जल आ रहा है पीछे से। ये तो अवसादों की मात्रा है और ये जल की मात्रा है। मान लीजिएगा नदी में अवसाद यानी कि कंकड़ पत्थर ये खूब आ रहे हैं, पानी है नहीं नदी में, तो उनका तो निक्षेप हो जाएगा, अपरदन थोड़ी होगा, निक्षेप हो जाएगा, उनका तो जमाव हो जाएगा। जल का आयतन बहुत जरूरी है। तो ढाल, वेग और जल का आयतन, जितना ज्यादा जल होगा तभी तो पानी बहेगा। अब पानी नहीं होगा तो फिर नदी किस बात की, फिर तो सूखी नदी है। अवसादों की मात्रा, तो ये काट-छांट जो करते हैं नदी के अंदर, जो काट-छांट जो टूल्स करते हैं वो क्या है, वो कंकड़ पत्थर है, नुकीले कंकड़ पत्थर, बालू, बजरी, ये नदी के पानी में बहते रहते हैं, और ये बहते समय नदी की घाटी को दोनों किनारों से नदी की घाटी को तली में घिसते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये अवसाद छेनी हथौड़ा की भांति कार्य करते हैं। जैसे छेनी हथौड़ा से हम पत्थर को काटते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, ऐसे ही ये बहने वाले अवसाद, अवसाद क्या है, कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी, रेत, ये सब, इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है। बालू और रेत और बजरी एक ही चीज नहीं है, इनमें फर्क होता है। इनमें कणों के आकार का अंतर होता है। बहुत बहुत बड़े जो शिलाखंड हैं उनको पत्थर की संज्ञा दे दी जाती है, उनसे छोटे जो होते हैं उनको कंकड़ कह देते हैं, उनसे छोटी बजरी, बजरी से छोटी बालू, और बालू से बारीक कण रेत होते हैं। तो इस प्रकार से ये अवसादों के रूप में नदी में बहते हैं। तो ये सारे नदी के अपर्दन के सहायक तथ्य हैं। इनकी सहायता के बिना नदी में अपर्दन नहीं होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये नदी का अपर्दन जो है इनके ऊपर निर्भर करता है। यहां तक क्लियर है बात। अब आगे नदी अपर्दन के रूप, नदी अपर्दन के रूप, अब इनकी चर्चा करते हैं कि नदी अपर्दन के रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए, रूप का मतलब है कि नदी कैसे अपर्दन करती है। यहां तो हमने कह दिया कि ये सब सहायक है नदी के अपर्दन में, लेकिन कैसे, है ना, कैसे नदी अपर्दन कैसे करेगी, किन रूपों में करेगी नदी। तो ये देखिए, प्रधानतः दो रूपों में अपर्दन करती है। एक रासायनिक रूप होता है अपर्दन का, एक रासायनिक रूप होता है, और एक भौतिक यानी कि यांत्रिक रूप होता है। ये दो रूपों में नदी जो है अपर्दन करती है, एक रासायनिक रूप में और एक यांत्रिक रूप में। रासायनिक रूप में क्या होता है कि रासायनिक क्रियाएं होती हैं। रासायनिक क्रियाओं में देखिए क्या होता है, घोलीकरण होगा, यानी विलयन बनेगा, घोल बनेगा, घोलीकरण, इसको संक्षारण भी कह लेते हैं, संक्षारण भी कह लेते हैं, ठीक है। ये तो होगी रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन के तौर पे या केमिकल प्रोसेस के आधार पर
ये होता है। अब यांत्रिक यानी भौतिक रूप में क्या क्या आएगा? अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपघर्षण, सन्निघर्षण और जल गति क्रिया, ये 3 ऐसे रूप हैं जो अपरदन को यांत्रिक तरीके से करते हैं। अब देखिए साहब, इनकी चर्चा कर लेते हैं हम। गोलीकरण का मतलब क्या है? नदी का बहता हुआ जल कैसे अपरदन करता है कि जो चट्टानों में जो भी रासायनिक तत्व हैं उनको जल अपने आप में घोल लेता है, तो अर्थात वहां से काट छाट करके उनको अपने साथ बहा ले जाता है, घोल करके, उनका विलयन बना करके। तो इस प्रकार से ये घोलीकरण या क्षारण भी कहलाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो रासायनिक प्रोसेस हो गया। अब यांत्रिक प्रोसेस क्या है नदी के अपरदन का? अपघर्षण का क्या मतलब होता है कि कंकड़, पत्थर, बालू, बजरी, रेत, ये सारे तत्व क्या करते हैं? ये जल के साथ बहते हैं नदी के अंदर, और जल के साथ बहते हुए नदी की दीवारों से, देखिए ये नदी है कोई, अब नदी में बहते हुए, अब ये नदी में पानी के साथ कंकड़ पत्थर भी है, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर भी है। ठीक है, अब ये कंकड़ पत्थर बहते हुए क्या करेंगे? दीवार को भी तोड़ेंगे, घिसेंगे, काटेंगे, नीचे तली को भी काटेंगे, यानी कि नदी की घाटी को नीचे से भी काटेंगे और दोनों किनारों से भी, यानी कि ये उसमें तैरते हुए जा रहे हैं, लुढ़कते हुए जा रहे हैं, है ना, अर्ध डूबी हुई स्थिति में जा रहे हैं। कणों के आकार के आधार पर अलग अलग स्वरूप में वो पानी के अंदर तैरते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ लुढ़क करके जाते हैं, भारी पत्थर होंगे वो लुढ़केंगे, थोड़े से हल्के होंगे वो मध्यम तैरते रहेंगे, बारीक कण होंगे वो घोल के रूप में, उसमें विलयन के रूप में आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अपघर्षण क्या है कि जो कंकड़ पत्थर पानी के अंदर बहते हैं वो नदी के किनारों को और तली को खुरसते हुए, तोड़ते फोड़ते छेनी हथौड़ों की तरह आगे बढ़ते हैं। जितने कंकड़ पत्थर ये नुकीले होंगे उतना ही ज्यादा अपरदन होगा, और जितने चिकने होंगे ये उतना कम अपरदन होगा। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस है सन्निघर्षण। ये कंकड़ पत्थर जो है इस नदी में बहकर जा रहे हैं, तो ये कंकड़ पत्थर बहते हुए आपस में भी तो टकराएंगे, ये आपस में भी तो घिसेंगे, ये देखिए एक दूसरे से टकराएंगे। कोई नदी में बह के जा रहे हैं, तो यहाँ टकरा रहे हैं, वहां टकरा रहे हैं, नदी की दीवारों को, घाटी तली को काटते हुए जा रहे हैं, तो ये आपस में भी तो रगड़ खाएंगे, आपस में भी तो घिसेंगे। तो ये आपस में जो घिसना होता है कंकड़ पत्थर का, उसको कहते हैं सन्निघर्षण। इस प्रकार से भी अपरदन होता है। तीसरा है जलगति क्रिया। कभी आपने देखा होगा, अगर आप कभी हरिद्वार हर की पौड़ी गए हो स्नान करने, या किसी भी तेज बहाव वाले नदी की धारा में आपने स्नान किया हो, तो आप ये देखेंगे कि जल का जो वेग होता है उसमें एक ताकत होती है, और वो ताकत के साथ जल जो है धक्का लगाता है। तो जल के धक्के से क्या होता है, हमारा शरीर पीछे की तरफ, एक धक्के के साथ पीछे की तरफ गति करने लगता है, यानी कि बल होता है, जल के वेग में बल होता है। तो उसी को कहते हैं जल गति क्रिया। जल की जो गति है उसके रिएक्शन से जो क्रिया होगी, यानी कि इस धारा में जो भी कंकड़ पत्थर इत्यादि हैं वो अगर जल के वेग में आ जाएंगे, तो जल क्या करेगी, उस जल का वेग क्या करेगा, उसको उखाड़ देगा, ताकत से उखाड़ ले जाएगा अपने साथ, उसको कहते हैं जल गति क्रिया। तो इस प्रकार से ये नदी के अपरदन के विभिन्न रूप हैं, रासायनिक रूप, यांत्रिक रूप। रासायनिक रूप नदी की घाटी के
तत्वों को घोल करके पानी अपने साथ बहा ले जाता है, उसको घोलीकरण या क्षारण कहते हैं। जबकि यांत्रिक रूप में नदी का जल किनारे वाली चट्टानों को या घाटी वाली चट्टानों को काटता हुआ आगे बढ़ता है, उसको अपघर्षण कहते हैं। सन्धि घर्षण में चट्टानें आपस में खुद रगड़ खा करके बहती जा रही है पानी में और रगड़ खाती जा रही है, वो सन्धि घर्षण होता है। और जल गति क्रिया में नदी का जल अपने वेग से, अपनी ताकत से मध्य में जो आने वाली चट्टानें हैं या जो भी पथरीले टुकड़े हैं उनको उखाड़ ले जाती हैं। तो इस प्रकार से ये नदी के अपर्दन के रूप है, इस प्रकार से अपर्दन करती है। ये नदी के अपर्दन के लिए सहायक तत्व हैं, ये सहायक हैं। यहां मैं लिख देता हूं, ये लीजिए सहायक तत्व, ये सहायक तत्व है। अवसाद, ये मैं बता रहा हूं ना, अवसाद जो है, अवसादों के ही कारण ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे और आपको बताता हूं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं ना, जिनमें मैंने आपको बताया है कि नदी का जो अपवाह है, अपवाह तंत्र और प्रतिरूप कैसे विकसित होते हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा, तो आपको ये नदी के अपवाह को लेकर के पूरी कॉन्सेप्ट। अब देखिए, नदी के अपतन काल में हमने रूप समझ लिए, ठीक है। अब हम नदी अपतन से बनने वाले स्थल रूप, नदी अपतन तो लिखा हुआ है ऊपर, हम लिख लेते हैं स्थलाकृतियां। कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं, कौन कौन सी स्थलाकृतियां निर्मित होती हैं नदी के अपर्दन द्वारा। तो देखिए, अपर्दन में 3 प्रोसेस हम शामिल करते हैं। तो 3 प्रोसेस क्या है, देखिए। अपर्दन, यहां पर अपर्दन से तात्पर्य है काट छांट, चट्टानों की काट छांट, ठीक है। दूसरा, नदी क्या कार्य करती है, परिवहन करती है। और तीसरा क्या कार्य करती है, निक्षेपण करती है। ये 3 कार्य करती है नदी, है ना। तो देखिए, अपर्दन जो है वो काट छांट है। अब यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोई पहाड़ी भाग है और ये फिर मैदानी क्षेत्र में यहाँ नदी आती है। अब नदी यहाँ पर मान के चलिएगा वर्षा होती है या हिमानी पिघलती है, यानी बर्फ पिघलती है। तो वर्षा से या हिमानी से पानी जो है आगे बढ़ता है। जब ये पानी आगे बढ़ेगा तो काट छांट करेगा, तो ये तो है अपर्दन। और जब ये जल यहां से चट्टानों को उखाड़ लेगा, यानी कि यहां से चट्टानी भाग या मलबा या अवसाद बहकर के पानी के साथ आएंगे, उनको यहां से उठा करके यहां तक ले आएगा, यहां से कर देगा। तो ये क्या है, परिवहन है, दूसरी क्रिया हो गई। अपर्दन काट छांट, परिवहन काट छांट किए हुए चीजों को उठा करके यहां लेकर के आना। और निक्षेपण, जब मैदानी भाग में नदी की गति कम हो जाएगी, उस लाए हुए मलबे को नदी ढो नहीं पाएगी, तो ऐसी स्थिति में क्या कर देगी, यहाँ पर उनका जमाव कर देगी। तो जमाव क्या है, निक्षेपण या आप कह लीजिएगा जमाव। तो नदी किस प्रकार से कार्य करती है, ऊंचे भागों से काटने का कार्य ज्यादा करती है, जब निचले भागों में आती है तो निक्षेपण का कार्य करती है। काट करके लाने से निक्षेपण तक ये परिवहन का कार्य करती है। तो स्थलाकृतियां देखिए 2 रूपों में बनेंगी, अपर्दन से बनेंगी, पहली बात अपर्दन से बनेंगी स्थलाकृतियां। दूसरा, परिवहन से बनेंगी। क्या भाई, ये मारकर यहां से उठा के मैंने वहां रख दिया, यहां से उठाया और मैंने वहां रख दिया। तो जहां से उठाया, यहां से हटाया, उठाया या हटाया, तो ये मैंने क्या कर दिया, अपर्दन कर दिया। और यहां से वहां ले गया तो ये क्या कर दिया, मैंने परिवहन कर दिया।
और वहां जाके रख दिया तो ये मैंने निक्षेपण कर दिया। तो अपर्दन में मैंने स्थलाकृति बनाई, जब इसको उखाड़ा तो कुछ स्थलाकृति तो यहाँ बनी। इस चट्टान को जब नदी यहाँ से उखाड़ेगी तो कुछ स्थलाकृतियाँ बनेगी, लेकिन यहाँ तो बन गई, लेकिन इसको लेके जाने में इसमें थोड़ी कोई स्थलाकृति बनेगी। परिवहन है, यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना बस, इसमें तो कोई स्थलाकृति बनेगी नहीं। तो परिवहन में कोई स्थलाकृति नहीं बनी, लेकिन इसको ले जाके मैंने वहां रख दिया, इस पत्थर को मैंने या नदी ने उठा के वहां रख दिया, तो रखने से स्थलाकृति बनेगी। तो निक्षेपण से भी स्थलाकृति बनेगी। तो अपतन से और निक्षेपण से, इन दोनों से स्थलाकृति बनती है, जबकि परिवहन से स्थलाकृति नहीं बनती। तो लीजिए यहाँ पर मैं अपतन से बनेगी स्थलाकृति और निक्षेपण से बनेगी। तो इस प्रकार से दो प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, एक अपवर्तन से और एक निक्षेपण से। एक यहाँ बनेगी और एक मैदानी क्षेत्रों में, जहां पर नदी का बहाव कम हो जाएगा, और जब बहाव कम हो जाएगा तो नदी क्या करेगी, अपने साथ लाए हुए अवसादों को जमा करना शुरू कर देगी। तो स्थलाकृतियों की बात करते करते हमने परिवहन को समझ लिया, अपवर्तन को समझ लिया। अपवर्तन के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। अपवर्तन से बनी स्थलाकृतियां, अपवर्तन से बनी स्थलाकृतियां, इनकी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है, पहली स्थलाकृति है वी आकार की घाटी। दूसरी स्थलाकृति है गाज। तीसरी स्थलाकृति है कैनियन। ये आपने बहुत पढ़े हैं, बहुत सुने हैं, लेकिन ये तीनों एक्चुअली एक ही प्रक्रिया है, एक ही रूप है। सिर्फ अंतर इतना है कि शुरुआत में वी आकार की घाटी बनती है, फिर गाज बन जाते हैं, फिर कैनियन बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन काल में पहले पतला होता है, फिर वो और मोटा हो जाता है ना, फिर और मोटा हो जाता है, इस प्रकार से। और जब नदियां जो हैं समतल कर देती है, पूरे भाग को उठी हुई चट्टानें भी घिस करके समतल आ जाती है, तो वो फिर वृद्ध हो जाता है, फिर पतला हो जाता है। आप ऐसे समझिएगा कि ये धरातल है, ये धरातल है, ठीक है। और इस धरातल पर कोई नदी बह रही है, मान के चलिए इस समतल भाग से मान के चलिएगा कि इसके ऊपर कोई नदी बह रही है, ये नदी बह रही है, इसके ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर नदी बह रही है। और नदी बहते हुए क्या करेगी कि इस समतल भाग को नदी काट देगी। तो काट देगी तो उसमें इस प्रकार से वी शेप वैली बन जाएगी। वी शेप, जैसे यू वी डब्ल्यू, इस प्रकार से अपन अल्फाबेट्स लिखते हैं, और इसमें वी आकार की, और इसलिए अपन कहते हैं वी आकार की घाटी। अब वी आकार की घाटी बन गई, और इसमें कैसा अपवर्तन हो रहा है, लंबवत अपवर्तन हो रहा है, लंबवत अपवर्तन हो रहा है। नदी जो है अपनी घाटी को गहराई में काट रही है ना, और गहराई में काटने के बाद नदी आगे बढ़ती जा रही है ना। और इस लंबवत अपवर्तन के अंदर जो महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि क्षैतिज अपवर्तन कम होता है, क्षैतिज अपवर्तन कम होता है, केवल लंबवत अपवर्तन होता है। लंबवत अपवर्तन होगा तो घाटी जो है गहरी कटेगी। और ये कहाँ की घटना है, ये पर्वतीय क्षेत्रों की घटना है, पर्वतीय क्षेत्रों की घटना है, जहाँ पर ढाल अधिक होता है,
जहां पर ढाल कैसा होगा, अधिक होगा, पर्वतीय क्षेत्रों में ढाल अधिक होगा तो क्षैतिज अपरदन कम होता है और लंबवत अपरदन अधिक होता है, तो वी आकार की घाटी बन जाती है। तो क्या नदी इस वी आकार की घाटी को बना करके शांत हो जाएगी क्या? नहीं, नदी फिर और काटेगी इसको। पर्वतीय क्षेत्रों में नदी की प्रवृत्ति कैसी होती है, जैसे किसी व्यक्ति की धन संचय करने की प्रवृत्ति होती है। उसके पास खूब पैसा इकट्ठा हो जाएगा, वो फिर और इकट्ठा करेगा और पैसा इकट्ठा करेगा, यानी धन का संचय करने की अभिलाषा बढ़ती जाएगी। तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्रों में नदी की तली को काटने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि उसका वेग ज्यादा है। जब तक आधार तल तक नहीं पहुंच जाएगी नदी, वो अपरदन होता रहेगा। व्यक्ति जब तक मर नहीं जाएगा तब तक वो धन संचय करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता रहेगा, है ना। तो अब नदी क्या करेगी, अब ऐसे वी आकार की घाटी को और गहरा कर देगी, और गहरा कर देगी इसको। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको कह देते हैं फिर गाज। दूसरा वाला गाज, इसको क्या कहते हैं अपन, गाज। अच्छा, अब फिर भी मन नहीं भरा, अपनी इस घाटी को और गहरा कर देगी नीचे नदी, और फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा कैनियन। तो इस प्रकार से पहला वाला वी आकार की घाटी, दूसरा वाला गाज, और जो तीसरी जो स्थलाकृति बनी ये बनी कैनियन। ये एक ही प्रकार से एक ही प्रोसेस में बनती है, बस अंतर करना रहता है कैनियन और गाज के जो ढाल हैं, किनारे वाले ढाल जो हैं वो कैसे होते हैं, खड़े होते हैं, और ये कैनियन जो है एक महाखड्ड के रूप में होता है, महाखड्ड के रूप में होता है। अब अगर कैनियन के उदाहरण की अपन बात करें तो कैनियन का जो उदाहरण है एरिज़ोना, अमेरिका में, एरिज़ोना प्रांत में, एरिज़ोना प्रांत के आपने आर्थिक भूगोल में या संसाधन भूगोल में पढ़ा होगा, महत्वपूर्ण नदी है अमेरिका की एरिज़ोना प्रांत में कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी। और इस नदी पर एक कैनियन है जिसका नाम है ग्रांड कैनियन, ग्रांड कैनियन। तो ये विश्व प्रसिद्ध है ग्रांड कैनियन कोलोराडो नदी पर एरिज़ोना प्रांत में, और कहाँ पर है ये, यूएसए के अंदर, ठीक है। तो ये कैनियन का बहुत बड़ा उदाहरण है। अब जो गाज की बात करें तो गाज नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर एक भेड़ा घाट के नाम से, भेड़ा घाट के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध एक गाज है, ठीक है। तो ये भेड़ा घाट और ग्रांड कैनियन के उदाहरण हैं, कैनियन सॉरी गाज और कैनियन के। भेड़ा घाट गाज का उदाहरण है और ग्रांड कैनियन कैनियन का उदाहरण है। और वी आकार की घाटी तो हिमालय पर्वत की घाटियों में बनती रहती है, हिमालय में बनती रहती है, छोटी छोटी नदियां हैं वो वी आकार शुरुआत में ये बनती है, यानी कि सबसे पहले ये वाली स्थलाकृति बनती है किसी भी नदी के द्वारा, ठीक है, ये याद रखें। तो ये वी आकार की घाटी, गाज और कैनियन, ये अपरदन से बनने वाली पहली 3 स्थलाकृति हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे की बात करते हैं। ये तीनों, ये छोटी होगी, ये इससे भी ज्यादा बड़ी गहरी होगी, ये इससे भी बड़ी गहरी होगी, ठीक है। कैनियन का उदाहरण आप में से किसी बच्चे ने अगर देखा हो तो मैं आपको बता देता हूँ उदाहरण, और जो कि आपने अधिकांश बच्चों ने देखा होगा। एक बॉलीवुड के अंदर एक फिल्म आई और उस फिल्म का नाम राव राठौर, अक्षय कुमार की फिल्म होती है, और उस अक्षय कुमार की फिल्म के अंदर एक विलन होता है बापजी। बापजी का एक भाई होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं, वो बड़ा ही खतरनाक उसमें अपराधी है और वो तलवार लेकर के अपने साथ चलता है।
तो अंतिम सीन जब आते हैं, बच्ची को लेकर के अक्षय कुमार जब जाता है तो बहुत ऊंचाई पर एक बहुत पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ऊंचाई पर वो जो अपराधी है वो खड़ा होता है और अक्षय कुमार उस बच्ची को लेकर के एक तंग रास्ते में नीचे खड़ा होता है और वो ऊपर देखता है उसको, है ना, वो ऊपर देखता है। तो वो जिस तंग रास्ते में खड़ा हुआ है वो तंग रास्ता क्या है, वो कैनियन है। नदी ने काट काट करके उसको बहुत गहरा कर दिया है और किनारों के स्थान ऊपर उठते गए हैं और नदी ने उसको काट करके गहरा कर दिया है। तो वो कैनियन का एक स्वरूप है। और सामान्यतः जो गार्ज होते हैं वो वी आकार के ही गहराई वाले भाग होते हैं, जबकि कैनियन में क्या होता है कि थोड़ा सा सोपानी क्रम बन जाता है, सीढ़ीदार क्रम बन जाता है, ढाल खड़े होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि नदियों में जल्दी जल्दी पानी का स्तर उठ जाता है, कम हो जाता है, उसके संकेत होते हैं। तो इस प्रकार से अब चौथा जो हमारा उदाहरण है, चौथा जो उदाहरण है वो है सक्रिय जल विभाजन। सक्रिय जल विभाजन। अब सक्रिय जल विभाजन में देखिए क्या होता है कि एक नदी मान के चलेगा कि ये बह रही है और एक नदी इसके साथ इधर से बह रही है और बीच में क्या है, ये जल विभाजन है। बीच में क्या है, ये जल विभाजन है। अब ये जल विभाजक है, ऊंची भूमि है, इधर का पानी इधर का पानी इधर, और ये नदियां जो है दोनों ओर बह रही है। तो ये नदियां क्या करेंगी, पार्श्विक अपरदन करेंगी, किनारे काटेंगी, यानी कि पार्श्विक अपरदन करेंगी नदियां। ये नदियां पार्श्विक अपरदन करेंगे। तो इस किनारे को काट करके कहां तक ले आएंगी नदियां, यहां तक ले आएंगी, और इधर इस किनारे को काट कर नदी कहां तक ले आएगी, इस विभाजक के यहां तक ले आएगी। तो कहने का मतलब ये है, ये जल विभाजक इतना बड़ा था, ऊंची भूमि इन दोनों नदियों के बीच में बहुत बड़े एरिया में फैली थी, अब वो सिमट करके सकरी हो गई, छोटी हो गई, और धीरे धीरे ये काटते हुए आगे जाएंगे। तो जो बड़ी नदी होगी वो छोटी नदी को अपने आप में समेट लेगी और यहाँ पर नदी अपहरण की घटना हो जाएगी। इस नदी का अपहरण बड़ी नदी कर लेगी। तो इस प्रकार से ये सक्रिय जल विभाजक जो है वो भी अपरदन से बनी शिलाकृतियों के अंदर शामिल किए जाते हैं। अब इसी में एक और है पांचवा, जलप्रपात। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जलप्रपात आप इसको अपनी भाषा में झरने कहते हैं, ऊपर से जल गिरता है ना, ऊपर से जल गिरता है ऊपर से, तो उसको झरने भी कहते हैं। तो देखिए जलप्रपात में क्या होता है कि जल जो है ऊंचाई से नीचे गिरता है, ऊंचाई से नीचे जल धारा गिरती है, तो उसको क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ऊंचाई से नीचे जलधारा गिरती है बड़े अमाउंट में, तो उसको जलप्रपात कहते हैं। अब जल ऊपर से नीचे गिरेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ऊपर से नीचे गिरेगा तो अपने आयतन के कारण, अपने परिमाण के कारण, अपने साथ लाए हुए अवसाद के कारण वो चट्टानों को घिसेगा। तो ये जलप्रपातों की अगर हम चर्चा करें तो देखिए मैं यहाँ थोड़ी जगह बना लेता हूँ, यहाँ आपको समझाता हूँ। जलप्रपात ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है, ये इसमें और अच्छा रहेगा, स्वतंत्र रूप से गिरता है। ठीक है, ये लीजिए और सही कर दीजिए। अब देखिएगा ये जलप्रपात जो है ये दो रूप में होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो पीछे हटते हैं और एक ऐसे होते हैं जिनकी ऊंचाई बढ़ती है। दो प्रकार के होते हैं। जलप्रपात
जलप्रपात ऐसे हैं जो अपने स्थान से पीछे की ओर खिसकते जाएंगे, और एक जलप्रपात ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पर जा रहा है, ऐसा है कि वो ऊपर से जब जल गिर रहा है तो जल नीचे की चट्टानों को काटता है। तो देखिए अब पहले प्रकार की बात कर रहे हैं, ये जो पीछे हटते हैं, पीछे कौन से हटते हैं, पीछे जो हटते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं जो पीछे हटते हैं उनको अस्थाई की श्रेणी में, अस्थाई, इनको अस्थाई कहेंगे, और जिनकी ऊंचाई बढ़ती है उनको स्थाई कहेंगे, स्थाई जलप्रपात। अस्थाई जलप्रपात और स्थाई जलप्रपात ये दो भागों में बांटे जाते हैं। तो अस्थाई जो है वो पीछे की तरफ खिसकते जाते हैं, और स्थाई जो होते हैं वो अपनी जगह पर ही रहते हैं और उनकी गहराई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अब इनको अपन चर्चा में लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम स्थाई की चर्चा कर लेते हैं, इनकी कर लेते हैं चर्चा। जब कठोर चट्टान और मुलायम चट्टानें लंबवत होती हैं, यानी कैसे होती है चट्टानें लंबवत, ये याद रखेंगे, चट्टानें लंबवत है, हम स्थाई की बात कर रहे हैं, यानी कि स्थाई जलप्रपात की बात कर रहे हैं। तो स्थाई जलप्रपात में क्या होता है, चट्टानें लंबवत होती हैं, ये मैंने लिख दिया, यानी कि ये कठोर और मुलायम चट्टानों की एक श्रृंखला में बना देता हूं यहाँ पर। ये मान लीजिए कोई और चट्टान है, किसी और संरचना की चट्टान है जो इन दोनों के बीच की है। ठीक है, तो ये मुलायम चट्टान है और ये कठोर चट्टान है। ठीक है, अब ऊपर से जल रहा है इसके, आप ये ऊपर से जलधारा आती है, यहाँ से जो है जल नीचे की ओर गिरता है, जल यहाँ नीचे की ओर गिरता है, नीचे की ओर गिरता है तो नीचे से यहाँ से भी कटाव कर देता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से जल जो है आगे की तरफ बढ़ता है। ये जल जो है आगे की तरफ बढ़ता जाता है और यहाँ तक ये जल जो है एक गड्ढा सा बना देता है यहाँ पर इस प्रकार से। तो ऐसे जलप्रपात जो होते हैं वे क्या करते हैं कि अपनी ये गहराई को नीचा करते जाते हैं, यहाँ से गहरे होते जाएंगे, यहाँ से गहरे होते जाएंगे और फिर कटाव हो जाएगा, गहरे होते जाएंगे। तो ये जो स्थायी जलप्रपात हैं वो देर से घिसते हैं, यानी इनकी जो चट्टानें हैं, चट्टानें देर से घिसती हैं, देर से घिसती हैं इन प्रपातों की चट्टानें, क्योंकि सामने कठोर चट्टानें हैं, ये जो कठोर चट्टान है इनकी गहराई तो होती चली जाती है, लेकिन ये पीछे नहीं खिसकते, इतनी जल्दी पीछे नहीं खिसकते, पीछे की तरफ नहीं खिसकते, जबकि यहाँ मैंने बताया है कि ये पीछे की तरफ खिसक जाते हैं। तो स्थायी जलप्रपात जो है इस प्रकार से होते हैं। अच्छा, अब दूसरी चर्चा करें अपन अस्थायी जलप्रपात, वो वाले अस्थायी जलप्रपात की बात करें तो देखिए, स्थायी जलप्रपात और अस्थायी जलप्रपात। स्थायी जलप्रपात हैं, इनकी खास बात क्या है कि इनकी ऊंचाई बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, और इनकी खास बात क्या है, ये पीछे हटते हैं। ये पीछे कैसे हटते हैं देखिए, इनकी भी खास बात क्या है कि चट्टानें जो है लंबवत होती हैं, और इनकी खास बात क्या है कि चट्टानें कैसी होती हैं, क्षैतिज होती हैं, इस प्रकार से क्षैतिज होती है चट्टान। तो क्षैतिज होती है तो कठोर चट्टान, मुलायम चट्टान, कठोर मुलायम, इस प्रकार से क्षैतिज, यानी चट्टानें कैसी होती हैं, क्षैतिज होती है। चट्टानें कैसी होती है, क्षैतिज।
इस दूसरे प्रकार में अस्थायी के अंदर। अब क्षैतिज होती है तो देखिए क्या होगा कि जब जलधारा यहाँ से बह करके आएगी और ऐसे नीचे गिरेगी, जलधारा यहाँ से आएगी ऐसे बहेगी, तो देखिए क्या होगा, यहाँ भी अंदर की तरफ काट लेंगे, ये जल जो है इस प्रकार से आगे बह जाता है और ये चट्टानें जो है खिसक करके पीछे की ओर जाती है। गहराई तो कम होती है क्योंकि नीचे कठोर चट्टान है यहाँ, लेकिन ये पीछे की तरफ खिसकती जाएंगे, यहाँ से भी पीछे खिसकता जाएगा, यहाँ से भी पीछे खिसकता जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है पीछे हटते हैं, ये लिखा हुआ है ना, पीछे हटते हैं। ऐसे ये जलप्रपात जो है अस्थायी जो है वो पीछे खिसकते जाएंगे, लेकिन ये स्थायी है, ये पीछे नहीं खिसकेंगे बल्कि इनकी गहराई बढ़ती जाती है। इनको हालांकि घिसते तो ये भी हैं, अपर्दन जो है स्थायी जलप्रपात का भी होता है और अस्थायी का भी होता है, लेकिन स्थायी जलप्रपात का जो अपर्दन है वो मनुष्य अपने जीवन काल में नहीं देख पाता, तो इसलिए इनको इसलिए इनको स्थायी माना जाता है और इनको एक मनुष्य अपने जीवन काल में ऑब्जर्व कर लेता है। हालांकि अपर्दन के जितने भी कारक हैं वो सब घिसते हैं, चाहे नदी वायु कुछ भी हो, तो स्थायी कुछ भी नहीं है धरती पर। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं और आगे आपको बताता हूँ। मैंने कर दी है, ये जलप्रपातों की बात होगी। जलप्रपात बड़ी महत्वपूर्ण है, जलप्रपात बड़ी महत्वपूर्ण घटना है नदी अपर्दन के अंदर। हमने 5 स्थलाकृतियों का अध्ययन कर लिया है, अब 6ठी स्थलाकृति की बात यहाँ नंबर 6, सोपानी ढाल। और सोपानी ढाल को क्या कहते हैं? क्षिप्रकान। इनको क्या कहते हैं? क्षिप्रकान। तो ये क्या होते हैं देखिए, जब चट्टानों का विस्तार इस प्रकार से हो कि यह कोई ढाल है, इस ढाल में तिरछे रूप से कुछ कठोर चट्टानें जगह जगह पर हो, इस प्रकार से। तो जब जल की धारा यहां से बहेगी, जल धारा यहां से बहेगी, तो क्या होगा कि जल की धारा बहेगी तो ये जो मुलायम चट्टान है, ये जो मुलायम चट्टान है ना, इस मुलायम चट्टान को तो घिस देगी नदी की धारा, क्योंकि ढाल वाला एरिया है, ध्यान रखेंगे ये ढाल वाला एरिया है। और ये जो है ये कठोर चट्टान है, बीच में तिरछी हुई ऑब्लिक फॉर्म में थोड़ी सी निकली हुई है। तो नदी की धारा क्या करेगी कि इस भाग को तो थोड़ा सा घिस देगी, तो ये भाग घिस जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा नीचे हो जाएगा, ये भाग ऊपर रह जाएगा, ये फिर घिस जाएगा तो ये थोड़ा नीचे रह जाएगा। ये जो मुलायम भाग है वो घिस घिस करके नीचे रह जाएगा, कठोर भाग उतनी जल्दी नहीं घिसेगा। इस प्रकार से अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जल की धारा नीचे की तक आएगी और यहाँ से क्या होगा, पानी उछल करके, यहाँ पानी क्या करेगा, जल क्या करेगा, उछलेगा। जल उछलता है, उछल करके बहेगा, यानी यहाँ से पानी ऊपर की ओर उछलेगा, फिर जल बहेगा, फिर ऊपर की ओर उछलेगा, फिर बहेगा, फिर ऊपर की ओर उछलेगा, फिर बहेगा इसमें, फिर ऊपर की ओर। तो यानी कि ढाल में, जो ढाल है, ढाल में उछल उछल के पानी ऐसे ऐसे ऊपर से बहा, कठोर चट्टान आ गई तो इसके ऊपर से, तो उछल करके पानी जो है ऐसा महसूस होता है कि उछल उछल करके जल की धारा बह रही है। तो इस प्रकार से ये जो स्थलाकृति है ये कहलाती है सोपानी ढाल या क्षिप्रकान। ठीक है, सोपानी ढाल जो है पर्वतीय क्षेत्रों में बनता है। ठीक है,
यहाँ जल जो है उछलता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। ये ठोस चट्टानें हैं, ये ठोस चट्टानें हैं, ये सब ठोस चट्टानें हैं, ठीक है, ये सारी ठोस है। आप समझ गए हो रही तो इस प्रकार से इनको कहते हैं चित्रका। अधिकांशतः चित्रका वर्ड ही आपको दिखाई देगा पुस्तकों में। अब अगली आती है नंबर 7, जलगर्तिका। अब ये जलगर्तिका क्या है देखिए, जब किसी नदी के अंदर आप किसी पुल के ऊपर खड़े होकर के देखें, बहती हुई नदी के देखें उसको गौर से, या कोई नहर है उसके देखें उसको, किसी पुल पर खड़े होकर के, तो उसमें गोल गोल भंवर से आते हैं इस प्रकार से, गोल गोल भंवर से आते हैं उसमें। पानी जो है गोल गोल घूमता है। तो ये जो पानी गोल गोल घूमता है इस नदी की घाटी के अंदर, तो गोल गोल घूमता है, तो इसमें कंकड़ पत्थर बालू बजरी के टुकड़े, कंकड़ पत्थर बालू बजरी के टुकड़े भी इसमें घूमेंगे। और जब गोल गोल घूमेगा पानी, भंवर उसमें आएंगे पानी के अंदर, तो वो क्या करेगा, नीचे की तरफ एक छेद सा बनाता है, नीचे की तरफ एक छेद बनाता है, गोल गोल घूमता हुआ जल नीचे के जो धरातल है उसको अपरदित करता है, घिसता है। और जब नीचे का धरातल घिस जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे, गर्त बन जाएंगे। और ये गर्त जो है किससे बनते हैं, जल के द्वारा, तो इनको कहते हैं जलगर्तिका। ये नदी की घाटी में बनते हैं, इसलिए इनको कहते हैं जलगर्तिका, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आगे बढ़ते हैं। तो 8वीं इस तरह करके की चर्चा करेंगे। मैं जल्दी जल्दी आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। जब मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ, स्टार्टिंग में मैं सोचता हूँ कि मैं 20 मिनट में या 30 मिनट में खत्म करूँगा बात को, लेकिन वीडियो लंबा होकर चला जाता है। 8वां है नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं, अब ये नदी वेदिकाओं में क्या होता है कि जो नदी का जल है वो क्या करता है, तल बदलता रहता है, ऐसे समझिए आप। ये कोई नदी की घाटी है, ठीक है, इस घाटी में जल बह रहा है, ठीक है, ये नदी की घाटी है और इसमें नीचे जो है ये पानी बह रहा है ऐसे करके। तो इसमें होता क्या है कि जल जो होता है, जल क्या करता है नदी वेदिकाओं में, अपना तल बदलता रहता है। मान के चलिएगा इस घाटी में पानी बह रहा है, वो पानी बह रहा है, तो देखिए वो इसको काट देगा। आप ऐसे मान के चलिएगा कि नदी जो है बिलाकार घाटी बनाती है इस प्रकार से, ठीक है। फिर थोड़ी बड़ी बना देते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर, कैसे बताऊं आपको, क्या डायग्राम बनाऊं। फिर नदी क्या करती है, यहाँ तक काटेगी नदी, फिर यहाँ तक काटेगी नदी, फिर ऐसे काट देगी नदी, फिर ऐसे काट देगी। तो इस प्रकार से कभी तो नदी में पानी ज्यादा आ जाएगा तो यहाँ तक कट बना देगी, पानी नीचे रह जाएगा तो यहाँ तक कट बना देगी। आप ऐसे समझिएगा कि नदी की घाटी में पानी बह रहा है, तो उसका जो कटाव है किनारों का वो अलग होगा। पानी ज्यादा आ जाएगा तो उसका कटाव और इधर होगा, पानी और ज्यादा आ जाएगा तो उसका कटाव अब यहाँ ज्यादा होगा, और पानी ज्यादा हो जाएगा तो कटाव अब यहाँ ज्यादा होगा। तो इस प्रकार से कटाव ऐसे बन जाएगा नदी की घाटी में, यानी कि कटाव कैसे बन जाएगा, इस प्रकार से ये ऐसे कटाव बनते चले जाएंगे नदी की घाटी में। आप इसको ऐसे समझ लीजिएगा, सीढ़ीदार इस टाइप से बन जाएंगे।
इस प्रकार से, ठीक है। एक कटाव यहाँ तक हुआ, फिर एक कटाव यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ तक हो गया। तो इस प्रकार के जो होते हैं ये वेदिकाएं कहलाती है, नदी वेदिका, ठीक है। अब अगला नंबर 9, संरचनात्मक सोपान। संरचनात्मक सोपान, देखिए ये भी एक नदी की घटना है। अब नदी की कोई घाटी है मान के चलिएगा, और इसमें जो है क्षैतिज चट्टानें हैं, ये क्षैतिज चट्टानें हैं। कोई चट्टान कठोर है और कोई चट्टान मुलायम है। कठोर और मुलायम चट्टानें जो है उनकी परतें पाई जाती हैं। तो अब आप एक चीज देखना यहाँ पर, किस प्रकार से अपरदन होता है। अब देखिएगा संरचनात्मक सोपान, अब यहाँ पर अपरदन होता है तो किस प्रकार से नदी कटाव करती है। नदी जो है अपनी घाटी को जो देखिए घाटी नदी की कैसी होती है, वी आकार होता है। ऊपर कैसी होती है, घाटी चौड़ी होती है, और नीचे कैसी होती है, सकरी होती है, ठीक है। ऊपर चौड़ी होती है, सकरी होती है। चट्टानें चाहे कठोर हो चाहे मुलायम हो, यही आकार बनेगा नदी की घाटी का। ऊपर चौड़ाई ज्यादा होगी और नीचे आकर गहराई नदी की होगी, इस प्रकार से। तो अब यहाँ से नदी अपरदन करना शुरू करती है तो क्या करेगी, मुलायम चट्टान को ज्यादा काट देगी, कठोर चट्टान को कम काटेगी। मुलायम चट्टान को ज्यादा काट देगी, कठोर चट्टान को कम काटेगी। मुलायम चट्टान को ज्यादा काट देगी, कठोर चट्टान को कम काटेगी। मुलायम को ज्यादा काट देगी और कठोर को कम काटेगी। तो इस प्रकार से यहाँ मुलायम को ज्यादा काट देगी, कठोर को कम काटेगी। मुलायम को ज्यादा काटेगी, कठोर को कम काटेगी। मुलायम को ज्यादा काटेगी, कठोर को कम ज्यादा। तो इस प्रकार से बीच का हिस्सा जो है ये सारा अपरदित हो जाएगा। और यहाँ आपको सोपान दिखाई दे रहे हैं, सोपान यानी सीढ़ी। इस प्रकार के सोपान बनते चले जाते हैं, तो इनको कहते हैं हम संरचनात्मक सोपान। तो ऐसा लगता है सोपान का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी बनाते ना। तो नदी का जल जो है, नदी का जल जो है चट्टानों की संरचना के कारण, इस स्वरूप में इसका महत्वपूर्ण योगदान है चट्टानों की संरचना का, चट्टानों की संरचना का। क्योंकि चट्टानों की संरचना जो है कठोर मुलायम है, तो सीढ़ीदार टाइप से एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस प्रकार के सोपान बन जाते हैं। तो इनको कहते हैं संरचनात्मक सोपान। अब अगला है हमारा नदी विसर्ग। कई बार नदी विसर्ग जो होते हैं वो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति के अंदर भी शामिल किया जाता है। तो निक्षेपणात्मक स्थलाकृति में देखिए इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि अपरदन और निक्षेपण दोनों शामिल होते हैं। मैं यह लिख देता हूं, उसमें अपरदन प्लस निक्षेपण दोनों क्रिया शामिल होती हैं इसमें। अपरदन और निक्षेपण दोनों क्रिया शामिल होती है नदी विसर्पण की क्रिया में। अब ये विसर्ग क्या होते हैं, सर्प कोई नदी मान लीजिएगा ये बह रही है, तो ये समय मोड़ बढ़ते जाएंगे नदी के अंदर। तो इनको कहते हैं विसर्ग। एक ढाल कैसा होता है, मतलब उत्तर ढाल होता है एक तरफ, और एक तरफ कैसा होता है, अवतल होता है ना। एक तरफ अवतल होता है, एक तरफ उत्तल होता है। तो इस प्रकार से ढाल, ये देखिए उत्तल है किनारा, किनारा उत्तल किनारा, और ये अवतल किनारा, किनारे की बात कर रहा हूं। और अंदर जो ढाल होगा, ये अंदर की तरफ जो ढाल होगा ये अवतल होगा, ये उत्तल होगा, ठीक है। बाहर अवतल है, अंदर उत्तल है।
और ये बाहर उत्तल है और अंदर अवतल है। तो इस प्रकार से ये जो इस रूप में नदी बहती है ये कहलाते हैं नदी विसर्ग। जब मैदानी भागों में नदी पहुंच जाती है ना, पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी भागों में पहुंच जाती है, अपनी प्रौढ़ावस्था के बाद जब वृद्धावस्था में पहुंचती है, तो डेल्टाओं से पहले नदी की घाटी चौड़ी होना शुरू हो जाती है। अब मान लीजिए चलिएगा कि ये नदी सीधी बह रही थी कोई, अब यहाँ पर अवसाद जमा होना शुरू हो जाती है क्योंकि ढाल कम हो गया क्षेत्र का। अब ढाल कम हो गया तो ढाल कम हो जाने से क्या होगा कि नदी जो है निक्षेप करना शुरू करेगी और किनारों को काटेगी, यानी कि किनारे पर अपरदन ज्यादा करेगी, किनारे पर अपरदन ज्यादा करेगी। तो यहाँ निक्षेप कर दिया, जमाव कर दिया, बहाव कम हो गया, अब किनारे को काट रही है तो घाटी जो है इधर विकसित हो जाएगी इस प्रकार से। अभी नदी जो है यहाँ से ऐसे बहने लगेगी और जमाव हो गया तो ये नदी और ज्यादा मूव हो जाएगी उस तरफ इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मोड़ इसमें पड़ने शुरू हो जाते हैं और इनको कहते हैं नदी विसर्ग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नदी की घाटी जो है, नदी की घाटी बहुत चौड़ी होती है और चौड़ी होती है तो कैसा अपरदन करती है, पार्श्व अपरदन करती है। मैंने अभी किया क्या, पार्श्व अपरदन करती है और जब पार्श्व अपरदन करती है तो घाटी चौड़ी होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है विसर्पण की क्रिया है, इनको मेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, नदी विसर्ग को मेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्षैतिज कटाव होता है, नदी की घाटी चौड़ी होना शुरू हो जाती है, किनारे जो उत्तल और अवतल हो जाते हैं। ठीक है, और निक्षेप और अपरदन का दोनों का परिणाम है, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। ये निक्षेप और अपरदन, यहाँ मैंने आपको बताया था कि पहले नदी की घाटी ये थी, इस प्रकार से थी, इसमें जमाव होना शुरू हो गया, नदी रुक गई यहाँ, तो नदी में जमाव हो गया तो ये फिर इधर से घाटी अपना रूप को इधर बदल देगी, तो ये निक्षेप भी हुआ और एक काट करके भी आगे बढ़ी। तो निक्षेपण और अपरदन दोनों से इस प्रकार का निर्माण होता है। और जब मान लीजिएगा यहाँ पर निक्षेपण हो जाता है, कभी कभी यहाँ निक्षेपण हो जाता है, निक्षेपण हो जाता है और मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, तो नदी अपरदन करके यहाँ से बह करके और इधर कनेक्ट हो जाती है, इधर कनेक्ट हो जाएगी। तो अब नदी की जो धारा है वो ऐसे बहने लगेगी इस तरह। अब ये एरिया बच जाएगा, ये एरिया बच जाएगा और इस बचे हुए एरिया को क्या कहेंगे, गोखोर झील। इसको ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो यानी इंद्रधनुष है ना, इंद्रधनुष, बो धनुष। तो या गोखुर, गाय का खुर जो होता है, गाय का खुर कैसा होता है, इस तरीके से होता है गाय का खुर, तो गोखुर झील भी कहते हैं। अब ये कट गई यहाँ पर तो ये कैसी झील बन गई है, ये गोखुर झील बन गई। तो इसलिए 11 की सलाह फिर बन जाती है, जिसको कि हम गोखुर झील कहते हैं, जो नदी विसर्ग का ही परिणाम होता है। तो ये गोखुर झील है। तो इस प्रकार से ये दोनों ही शिलाकृतियां अपरदन और निक्षेपण दोनों उसके कारण बनती हैं, गोखुर झील और ये दोनों। ठीक है, विसर्ग के जो कोने वाले किनारे होते हैं ना विसर्ग के, तो कोने वाले किनारे आपस में जुड़ जाते हैं, ऐसे जुड़ जाते हैं, तो इसलिए इनका निर्माण होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। अब ये नदी के अपरदन से विभिन्न शिलाकृतियां आपको बताई हैं। ठीक है, अपरदन की बात हमने करी थी, अभी तक ये 10-11 शिलाकृतियां अपरदन से बनी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं और आगे आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, मैं मिटा देता हूँ। अब ये अपरदन से शिलाकृतियों वाला मामला तो समाप्त हुआ। अब नदी के 3 कार्य हैं, अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। अपरदन, परिवहन और निक्षेपण। तो परिवहन की बात करें अपन, अपरदन से बनने वाली शिलाकृतियां मैंने बताई। अब परिवहन की बात करें, परिवहन से कोई शिलाकृति बनती है क्या, कोई शिलाकृति नहीं बनती। परिवहन में क्या होता है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं, वो लुढ़कते हैं। कंकड़ पत्थर क्या करते हैं, वो लुढ़कते हैं। दूसरी, लुढ़कने के साथ साथ वो रगड़ खा करके आगे बढ़ते हैं।
रगड़ते हैं पत्थर, जिसको मैंने संधि घर्षण कहा था, एब्रीविएशन, ठीक है। रगड़ खा करके आगे बढ़ते हैं। तीसरा, झूलती हुई अवस्था में आगे बढ़ते हैं, झूलती अवस्था में आगे बढ़ते हैं। और इसमें आप कुछ मान लीजिएगा घुली हुई अवस्था में, घुली अवस्था में, तो ये 3-4 चीजें हैं, घुली हुई अवस्था में आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताइएगा, लुढ़क कर परिवहन होगा तो उससे कोई सलाह थोड़ी बनेगी, है ना। लुढ़केगा काटेगा तो वो अपर्दन है, वो हमने बात कर ली। लेकिन परिवहन में ना तो लुढ़कने से कोई स्थलाकृति बनती, न रगड़ खाने से स्थलाकृति बन रही, न झूलने से, न घुली अवस्था से। ये कंकड़ पत्थर जो है इस फॉर्म में परिवहन होता है, या तो लुढ़का करके ले जाएगी नदी, या रगड़ खिला करके ले जाएगी, या पानी में बीच में, ना तो नीचे ना ऊपर, ऐसे करके ले जाएगी झूलती अवस्था में, या पानी में घुला लेगी, घोल लेगी, मिट्टी को घोल करके ले जाती है। धुंधला पानी होता है ना, गंदा पानी होता है नदी का, तो वो घोल करके ले जाती है मिट्टी को। तो इस प्रकार से ये परिवहन होता है। तो परिवहन में कोई स्थलाकृति नहीं बनती, कोई स्थलाकृति नहीं बनती। आप ऐसे समझ लीजिएगा, एक कोई खजाना ग्रह है, कोई खजाना है, कोई मान लीजिएगा खजाना ग्रह है, खजाना ग्रह है या खजाना है, और ये बैंक है, ये बैंक है। बैंक को पैसा भेजना है, यहाँ से ट्रेजरी से पैसा भेजना है बैंक को। तो यहाँ पर एक वैन है, वैन लेकर के जाती है पैसा। तो वैन जो है पैसा ले लेती है इससे, तो यहाँ पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यहाँ से पैसा जब यहाँ दे देगी बैंक, तो यहाँ पैसा अधिक हो जाएगा। तो इनके पास तो पैसा कम हुआ और इनके पास हो गया, लेकिन इनके पास कुछ पैसा बढ़ा या घटा, इनके पास तो कुछ भी नहीं, इन्होंने तो पैसे को लाने और ले जाने का काम किया है। इनके पास पैसा कहाँ से आया, ना कम होगा ना बढ़ेगा। ऐसे ही परिवहन का हिसाब किताब है कि परिवहन एक वैन की तरह है कि वहां से लेके यहाँ जमा करती जाएगी, स्थलाकृतियां नहीं बनेगी। तो ये आप समझ गए होंगे मेरी बात को। अब आगे चर्चा करते हैं निक्षेपण से बनने वाले स्थलाकृतियों की। निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती हैं। निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति। अब निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है, देखिए। पहला है जलोढ़ शंख। अब ये जलोढ़ का क्या मतलब है? जलोढ़ का मतलब होता है जिनको जल ढोके लाती है, हिमोड़ जिनको हिम ढोकर के लाती है, वायुड़ जिनको वायु ढोकर के लाती है, जो अवसाद या शैल मलबा है, जो चट्टानी चूर्ण है, जिनको नदी लाती है, उनको जलोढ़ कहते हैं। तो देखिए ये कैसे विकसित होते हैं कि पर्वत पदीय भागों में, पर्वत पदीय भागों में ये जमा होते हैं। ये देखिए पर्वतीय क्षेत्र है और ये पर्वतीय पद क्षेत्र आ गया, ये पर्वतों के निचले भाग आ गए। तो यहाँ पर नदी क्या करेगी, अपने साथ जो कंकड़ पत्थर हैं उनको लेकर के आएगी और उनको जमा करना शुरू कर देगी। तो इस प्रकार से वो जमा करती है कंकड़ पत्थरों का, चट्टानों का एक संघ जैसा निर्मित हो जाता है। पानी आता जा रहा है और ये जमाव उसमें होता जा रहा है। तो इस प्रकार का जो जमाव होते हैं इनको कहते हैं जलोढ़ शंकु। पर्वतों के निचले भागों में, ये कोई पर्वतीय क्षेत्र है बड़ा, इनके निचले भागों में ये क्रिया होती है, इनको जलोढ़ शंकु कहते हैं। पर्वतीय भागों में होता है। और एक स्थलाकृति है जलोढ़ पंख। पंख, ठीक है, पंकज
पंकज है ना, कीचड़, कीचड़ कीचड़ को कहते हैं पंक, यानी कि छोटे छोटे बारीक कणों की जो कीचड़ से इकट्ठे हो जाते हैं ना, बारीक बारीक कण जो होते हैं उनको कहते हैं पंक। और कीचड़ में क्या पैदा होता है, कमल, तो इसलिए उसको पंकज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इस बड़े बड़े शैलखंड चट्टानी टुकड़े के जमाव के बाद फिर आगे बारीक रेत जैसा भी जमाव होता है, रेत जैसा भी जमाव हो जाता है, तो इसको कहते हैं जलोढ़ पंक, इसको कहते हैं जलोढ़ पंक। और जलोढ़ पंक जब लंबे विस्तृत क्षेत्र में होता है तो इसको कहते हैं जलोढ़ मैदान, इसी को जलोढ़ मैदान कह देते हैं। तो प्रारंभ में जमा हुआ जो भी मलबा है उससे शंकुआकार स्थलाकृति बनती है तो उसको जलोढ़ शंकु कह देते हैं। फिर बारीक मिट्टी आगे जाकर के बिछ जाती है, जम जाती है, उसको जलोढ़ पंक कहते हैं। और ये जलोढ़ पंक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है, उसको जलोढ़ मैदान कहते हैं। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में जलोढ़ मैदानों का विस्तार पाया जाता है। अब एक स्थलाकृति इसमें और मैं यहाँ जोड़ता हूँ, यहाँ तीसरी स्थलाकृति नीचे जगह है, चलिए इसको मिटा देते हैं, आप इसको शॉट ले लीजिएगा, थोड़ी जगह चाहिए उसमें। जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंक, जलोढ़ मैदान ये हो गए। अब हम बात करते हैं एक तीसरी स्थलाकृति है तटबंध। तटबंध तो देखिए ये नदी जो है इस प्रकार से बहती है, तो नदी जो है अपने साथ मैदानी क्षेत्रों में क्या करती है नदी, पार्श्व कपर्दन करती है, यानी कि किनारों को काटती है। पार्श्व कपर्दन का मतलब किनारों को काटती है। जब किनारों को काटेगी नदी तो शैल मलबा वगैरह जो है इनको काटेगी, तो इनसे रगड़ खा करके उसका नदी का क्या होगा, गति कम हो जाएगी। जल की जो गति है, जल गति जो है वो कम हो जाएगी नदी के किनारों पर। या मैदानी भागों में नदी अधिक क्षेत्र पर फैल जाती है, अधिक क्षेत्र पर बहती है। पर्वतीय क्षेत्रों में एक पतली घाटी में बहती है, मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा किनारों में बहती है। तो इन किनारों पर जब भी नदी संपर्क में आती है तो किनारों को काटती है, काट करके घिसती है, घिस करके उसका वेग कम होगा तो जल की गति कम होगी। जल की गति कम होगी तो क्या होगी, नदी क्या कर देगी, यहाँ पर किनारों पर वो जमा कर देगी, मलबा जमा कर देगी, शैल मलबा को जमा कर देगी किनारों पर। और ये शैल मलबा दोनों तरफ जमा हो जाएगा, इधर भी जमा हो जाएगा और इधर भी जमा हो जाएगा। ये शैल मलबा दोनों तरफ जमा हो जाएगा, यानी कि नदी के किनारे जो है ऊंचे ऊंचे हो जाएंगे, दोनों तरफ से ऊंचे ऊंचे हो जाएंगे। तो जब किनारे दोनों ऊंचे ऊंचे हो गए तो उनको कहते हैं तटबंध, ठीक है, इनको लेवीज भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये तटबंध, आप किसी भी नदी को गौर से देखें तो नदी के दोनों किनारे बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, बीच में नदी बहती है। तो ऊंचे ऊंचे किनारे कैसे हो जाते हैं, इसी प्रकार से नदी जो है किनारों पर जो है, किनारों पर घर्षण के कारण काटती है तो जल की गति कम रहती है, तो जो कंकड़ पत्थर किनारों पर जमा होते चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर वेग ज्यादा होता है तो यहाँ पर कोई कंकड़ पत्थर का जमाव नहीं होता है, नदी घाटी यही अपना नीचे होती रहती है, जबकि किनारों पर जो है जमाव होता है। तो इसको कहते हैं तटबंध। अब अगली स्थलाकृति है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली स्थलाकृति है हमारी बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान बाढ़ का मैदान। अब ये बाढ़ का मैदान क्या होता है कि जब नदी का जल इन तटबंधों को तोड़ करके, इन तटबंधों को जब कभी बहुत ज्यादा जल का आयतन हो जाता है, जल का आयतन बहुत ज्यादा हो जाए,
जल का आयतन बहुत ज़्यादा हो जाए, जल बहुत बड़े एरिया में आने लगता है, पीछे बारिश के कारण या बहुत ज़्यादा बर्फ पिघल जाती है तो पानी इस नदी की घाटी में भर के चलता है। तो जब भर के पानी चलता है तो क्या करती नदी, ये जो लेवीज है, ये जो तटबंध है, इन तटबंध को तोड़ देती है कई बार, इनको तोड़ देती है कई बार, तोड़ करके नदी का जल जो है क्या होता है, वो बाहर बह जाता है, कई बार बाहर बह जाता है, कई बार टूटते भी नहीं है तो इनके ऊपर से पानी इधर उधर निकल जाता है। अगर ये टूटते भी नहीं है ना, ये टूटते भी नहीं है ना, तो पानी जो है इनके ऊपर से निकल जाता है दोनों तरफ, और दोनों तरफ निकल जाता है तो ये पानी जो है दोनों तरफ बहुत क्षेत्र में फैल जाता है। समतल धरातल मैदानी क्षेत्र है, ये पानी जो है नदी के दोनों तरफ फैल जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है जहाँ पर नदी का पानी फैल जाता है, ये कहलाता है बाढ़ का मैदान। ये है बाढ़ का मैदान, ठीक है, इसको कहते हैं बाढ़ का मैदान। और इस बाढ़ के मैदान में ये तो प्रतिवर्ष इस पर बाढ़ आती है, ये प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, लेकिन इस क्षेत्र के किनारे पर यहाँ पर एक क्षेत्र ऐसा भी है, ये इसके और किनारों पर एक क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर प्रत्येक वर्ष पानी तो नहीं पहुंच पाता है, साल में मतलब 3-4-5 साल में एक बार जब ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा पानी आता है तब यहाँ पानी पहुंचता है, कई बार 10वें साल लग जाते हैं। और ये क्षेत्र एक ऐसा है कि 5 से 10 वर्ष में बाढ़ का पानी पहुंचता है, बाढ़ का पानी पहुंचता है। तो बाढ़ का पानी 5 से 10 वर्षों में पहुंचता है इन दोनों क्षेत्रों में। तो ये क्षेत्र कैसे हैं, जिसमें हर साल पहुंचता है उसको तो नीची भूमि को कहते हैं खादर, और जहां पर हर साल नहीं पहुंचता है उसको कहते हैं बांगर। ये खादर है दोनों तरफ और ये बांगर है, कहते हैं ना अपन का खादर भूमि। खादर भूमि इसी को बोलते हैं जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष आता है। और खादर की विशेषता क्या है कि यहाँ पर ये उपजाऊ बहुत होते हैं, क्योंकि नदी हर साल मिट्टी जमा करती है तो ये उपजाऊ बहुत होते हैं। इनकी खास बात क्या है, ये उपजाऊ बहुत होते हैं, बहुत उपजाऊ होते हैं खादर। बांगर जो है इनसे कम उपजाऊ होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से खादर बांगर जो है बाढ़ के मैदान में विकसित होते हैं। अच्छा, एक टर्म और है, एक भावर क्षेत्र होता है, एक तराई क्षेत्र होता है। तो ये क्या होते हैं, तो ये एक्चुअली पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। मान के चलिएगा ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र है, और पर्वत की घाटी में यहाँ पर कंकड़ पत्थर जमा होते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शंकु बताए थे मैंने, शंकु आकार में जमा हो जाते हैं पर्वत, सॉरी पत्थर वगैरह, चट्टानी टुकड़े वगैरह, तो वो क्या कहलाते हैं, शंक्वाकार या जलोढ़ शंकु, है ना, शंक्वाकार रचना। अब यहाँ क्या होता है, शंक्वाकार रचना में नदी का जो जल है, पानी जो है इन पत्थरों में अंदर चला जाता है, नीचे बहने लगता है। तो जहां नीचे पहुंच जाता है वो कहलाता है भावर क्षेत्र, और जिन क्षेत्रों में आगे जाकर के पानी धरातल पर प्रकट हो जाता है वो कहलाते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र को दलदली क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये कहाँ पर होते हैं, पर्वतीय भागों में। ये कहाँ पर होंगे, यहाँ दिखता नहीं होगा, ये कहाँ होते होंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों की घटनाएं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बाढ़ का मैदान जो है खादर और बांगर के रूप में विकसित होता है, और ये भावर और तराई पर्वतपतीय क्षेत्रों में होते हैं। तो ये आप समझ के होंगे। अब लास्ट और चर्चा कर लेते हैं नदी के डेल्टा की। एक और सलाह करनी बच जाती है हमारी, नदी का डेल्टा। उसके बाद में वीडियो को समाप्त करेंगे, काफी लंबा हो गया। एक्चुअली विस्तार से पढ़ने में थोड़ा सा समय लग जाता है। कई बार क्या होता है कि बोर्ड पे हम डायग्राम पहले से बना के रखते हैं। अगर हम यदि पहले से डायग्राम या ड्रॉ कर लेते हैं ना, उसमें टाइम तो बच जाता है, लेकिन विद्यार्थियों को उस तरीके से समझ में नहीं आ पाता पहले से डायग्राम बना लेने से। तो मैं आपके सामने ही डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। लास्ट है नंबर 5, नदी का डेल्टा।
देखिए क्या होता है कि नदी जब पर्वतीय क्षेत्रों से आती है, और ये मान के चलिएगा ये पर्वतीय क्षेत्र है, और ये पर्वतीय क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र, और ये समुद्री क्षेत्र। जब नदी यहां से आती है, इधर से बहती हुई, तो समुद्र किनारे आकर के वो काफी चौड़ाई में विस्तृत हो जाती है, और वो छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाती है, छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। इसमें सिर्फ छोटी धारा हो जाएगी, इसमें सिर्फ छोटी धारा हो जाएंगी। इस प्रकार से वो कई धाराओं में, कारण क्या होता है कि नदी के साथ बारीक पंख आते हैं, बारीक पंख आते हैं, बारीक मिट्टी के कण आते हैं, और यहाँ पर ढाल कम होता है, और ढाल कम होने के साथ इनका क्या हो जाता है, बारीक पंखों का निक्षेप हो जाता है, और निक्षेप हो जाने से मार्ग अवरुद्ध होता, पानी दूसरा रास्ता अख्तियार करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से इस नदी की छोटी छोटी ये जो वितरिकाएं हैं, ये छोटी छोटी वितरिकाएं हैं, ये डेल्टा का निर्माण करती है। तो समुद्र के किनारे की घटना है, ये याद रखेंगे। नदी के डेल्टा कहाँ बनते हैं? समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे, ठीक है। सुंदरबन का डेल्टा आपने सुना ही होगा, गंगा नदी है ना, सुंदरबन का डेल्टा। तो इस प्रकार से डेल्टा, इसको कहते हैं डेल्टा, ये निक्षेप से बनते हैं। डेल्टा भी कई प्रकार के होते हैं। डेल्टा का जब टॉपिक अपन उठाएंगे तो डेल्टा का विस्तार से अपन चर्चा करेंगे डेल्टा के बारे में। और डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, उसके आकार के आधार पर। चाप के आकार से डेल्टा बनते हैं तो चाप आकार है, पक्षी के पंजा के आकार से बनते हैं तो वो पक्षी के पंजाकार है, या रुंडित डेल्टा है, या नदी जो है बिना कोई जमाव के सीधे समुद्र में गिर जाती है, उसको एस्चुरी कहते हैं, है ना। तो ये जब डेल्टा एक अलग से टॉपिक उठाएंगे, बहुत विस्तृत टॉपिक है डेल्टा, तब इसकी चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको नदी के अपरदन के कार्य समझ में आ गए होंगे, स्थलाकृतियां समझ में आ गई होंगी। स्थलाकृतियां अपरदन से और निक्षेपण से, दोनों से कैसे बनती है, ये समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे हिमानी के कार्यों के बारे में, है ना, और उसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में, ठीक है। अगर आपको देखिए ये क्लास अच्छी लगती है तो मैं हर क्लास के अंत में ये आपसे कहता हूँ कि आपके द्वारा एक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब हमको एक शक्ति देता है, एक ताकत देता है आपको और अच्छा पढ़ाने की, और अच्छा आपको समझाने की। तो आप ये कार्य हर बार कर दिया करें, बिना कहे कर दिया करें। हालांकि मैं आपसे मजबूर हूँ, हर बार मैं आपसे यही बात कहता हूँ कि लाइक करें, शेयर करें। मुझे उम्मीद है आप करते होंगे। तो नेक्स्ट हिमानी के कार्यों के लिए आगे नई क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।